मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूँ आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 8वां अध्याय, जिसका नाम है जंगल की बातें। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पहले भाग में हमने गाई थी एक प्यारी सी कविता, जिसके माध्यम से हमने जानकारी प्राप्त की थी विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में। और साथ ही साथ बच्चों हमने यह भी समझ बनाई थी कि जो जंगल है वो भरा हुआ है अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से। तो चलो बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस कक्षा में बच्चों हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं अभयारण्य के बारे में। अब ये अभयारण्य होते क्या हैं और अभयारण्य में कौन कौन से जीव जंतु हमसे हम मुलाकात करने वाले हैं, हम किन किन जीवों से मिलने वाले हैं, इसके बारे में बच्चों आज की कक्षा में हमें जानकारी प्राप्त होगी। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अभयारण्य की सैर। तो देखो बच्चों, अभयारण्य की सैर में बच्चों सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अभयारण्य होता क्या है। देखो बच्चों, जैसा हमने पिछली कक्षा यानी कक्षा 3 में यह समझ बनाई थी कि जो वृक्षों के संरक्षण के लिए गोचर भूमि, चारागाह भूमि या ओरण भूमि का निर्माण किया जाता है, यानी कि किसी एक क्षेत्र को संरक्षित कर दिया जाता है गांव के लोगों के द्वारा और उस क्षेत्र में वृक्षों की कटाई को पूर्णतया रोक दिया जाता है। यानी कि हम ये समझ पा रहे हैं कि वृक्षों के संरक्षण के लिए गोचर भूमि, चारागाह भूमि और ओरण भूमि का निर्माण किया जाता है। वैसे ही बच्चों, जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए जो हमारी केंद्र सरकार है और जो हमारी राज्य सरकारें हैं, उनके द्वारा विशेष क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है और उसे नाम दिया जाता है अभयारण्य का। अब ये अभयारण्य होते क्या हैं? तो देखो बच्चों, सरकार अथवा किसी संस्था द्वारा संरक्षित क्षेत्र जिसमें वन्य जीव विचरण कर सके अभयारण्य कहलाता है। यानी बच्चों हम क्या समझ पाए हैं, ये एक ऐसा क्षेत्र होगा जो संरक्षित क्षेत्र होगा और इसमें जो जीव जंतु हैं वो बिना डरे निर्भय होकर के, अभय होकर के विचरण कर पाएंगे, इसीलिए इसको कहा जाता है अभयारण्य। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, रणथंभौर अभयारण्य, सरिस्का अभयारण्य आदि इसके उदाहरण है। प्यारे बच्चों, यहाँ इमेज में हम देख पा रहे हैं एक अभयारण्य की इमेज। देखिए, बड़े ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर टाइगर कितने आराम से बैठे हुए हैं, इन्हें कोई परेशान नहीं कर रहा, ये किसी से डरे बिना यहाँ कितने आराम से रह पा रहे हैं। तो बच्चों हम क्या समझ पाए, हम ये समझ पाए कि अभयारण्य वह संरक्षित क्षेत्र होता है जो किसी सरकार या संस्था के द्वारा निर्मित किया जाता है और इसमें जो जीव जंतु हैं वो बड़े आराम से विचरण कर पाते हैं। तो ऐसे ही अभयारण्य की सैर करने के लिए निकल पड़े हैं कुछ हमारे प्यारे प्यारे से दोस्त, नन्हे नन्हे से बच्चे और उनके मामा। तो चलो बच्चों, हम भी उनके साथ चलते हैं अभयारण्य की सैर पर। तो देखो, आज सेजल, तन्वी, प्रकाश और बंटी मामा जी के साथ रणथंभौर अभयारण्य देखने आए हैं। यानी कि बच्चों, आज की इस कक्षा में हम चलेंगे रणथंभौर अभयारण्य में इन बच्चों के साथ और मामा जी के साथ और जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस अभयारण्य में कौन कौन से जीव जंतु हैं और उन जीव जंतुओं की कौन कौन सी विशेषताएं, इन सब के बारे में आज की कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो बच्चों, ये जो बच्चों की टीम है वो मामा जी के साथ पहुंच चुकी है रणथंभौर अभयारण्य और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं रणथंभौर अभयारण्य का प्रवेश द्वार। अब बच्चे और उनके जो मामा जी हैं वो सब पहुंच चुके हैं अभयारण्य में। अब उन्हें क्या क्या दिखने वाला है और इस अभयारण्य में वो किस चीज़ में सवारी करेंगे, मतलब क्या गाड़ियाँ जा पाएंगी या फिर इन अभयारण्यों के लिए कोई विशेष प्रकार की गाड़ी का इंतजाम किया गया है, इन सब के बारे में तो हमें पाठ में पता चलेगा। तो देखो बच्चों, यहाँ बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ हैं। अरे बच्चों, बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ ही क्यों हैं अभयारण्य में? तो देखो, इनमें बैठ करके वे अभयारण्य के अंदर घूमने जाएंगे, यानी इन बैटरी वाली गाड़ियों में बैठ करके ही अभयारण्य में घूमा जाएगा। बच्चों, आपके मन में विचार आया ना कि यहाँ पर इन बैटरी वाली गाड़ियों का ही उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये गाड़ियाँ ना तो धुआं करती हैं और ना शोर करती हैं। अब बच्चों, धुआं नहीं करेंगी तो प्रदूषण नहीं होगा और जीव जंतुओं को सुरक्षित महसूस होगा। साथ ही साथ ये शोर नहीं करती हैं, इसका मतलब अगर ये शोर करेंगी तो वहाँ रहने वाले जो जीव जंतु हैं उन्हें बाधा उत्पन्न होगी, वो हो सकता है गुस्से में भी हो या फिर उनको अच्छा नहीं लग पाएगा, वो वहाँ पर समायोजित नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अभयारण्यों में बैटरी से चलने वाली गाड़ियों का उपयोग किया जाता है। यहाँ सभी जीव अपने प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं। यानी बच्चों, एक होता है चिड़ियाघर जिसमें एक पिंजरे के अंदर एक जीव को रखा जाता है,
जबकि अभयारण्य बच्चों पूर्णतया प्राकृतिक होता है, यानी वही जंगल, वैसा ही माहौल। इसी कारण अभयारण्य में यह कहा जाता है कि यहाँ पर जो जीव जंतु हैं वो अपने प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं। बच्चों के साथ बच्चों महेश भैया भी हैं जो अभयारण्य के जानवरों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। यानी कि अब इस दल के साथ जुड़ चुके हैं महेश भैया जो इस अभयारण्य के बारे में और यहाँ के जीव जंतुओं के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। और उन्हीं महेश भैया से अब ये बच्चे कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे और साथ साथ हम भी ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो चलो बच्चों चलते हैं बैटरी वाली गाड़ी में बैठ करके। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं सारी टीम यानी सारा दल रवाना हो चुका है बैटरी वाली गाड़ी में बैठ करके महेश भैया के साथ अभयारण्य की सैर करने के लिए। अब देखो क्या होता है, अभयारण्य में बच्चों ने चिंकारा का एक झुंड देखा जो घास व पत्तियां खा रहा था। सबसे पहले उन्हें दिखता है चिंकारा, और जो चिंकारा हम यहाँ देख पा रहे हैं इमेज में दिख रहा है ना, ये चिंकारों का एक झुंड बच्चों को नजर आता है और ये क्या कर रहा था, घास और पत्तियां खा रहा होता है। तभी बंटी कहता है देखो उस चिंकारे के सींग कितने बड़े व घुमावदार हैं। यानी बंटी ने ये देखा कि चिंकारों में एक चिंकारा ऐसा था जिसके सींग काफी बड़े थे और घुमावदार थे। अब बच्चों और बच्चे चुप थोड़ी रहने वाले थे, वो भी चिंकारे की विशेषताएं देखेंगे और बताएंगे। तो देखो तन्वी कहती है कुछ तो छोटे सींग वाले भी हैं। यानी बच्चों कुछ चिंकारे बड़े सींग वाले थे और कुछ चिंकारे छोटे सींग वाले थे। तो अब बारी थी महेश भैया की जो सभी जानवरों के बारे में जानते हैं। तो वो क्या बताने वाले हैं, देखो महेश भैया कहते हैं बच्चों तुमने अच्छा ध्यान रखा, बड़े सींग वाला चिंकारा नर है व छोटे सींग वाली मादा है। यानी बच्चों हमें क्या समझ में आ रहा है, चिंकारा के सींग देख करके हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा चिंकारा नर होगा और कौन सा चिंकारा मादा चिंकारा होगी। जैसा कि इमेज में यहाँ ध्यान से देखिए, पहली वाली इमेज में दिखाई गए चिंकारे के सींग काफ़ी बड़े हैं, जबकि दूसरी वाली इमेज में हम देख पा रहे हैं चिंकारा के सींग छोटे हैं। तो हम पता कर सकते हैं ना इनमें से कौन नर होगा और कौन मादा होगी। यानी नंबर 1 पे नर है और नंबर 2 पे मादा है, क्योंकि छोटे सींग वाली मादा होती है। आगे देखिए बच्चों, इनकी एक खास बात यह है कि जल की कमी होने पर भी ये जीवन यापन कर सकते हैं। यानी बच्चों चिंकारा को अपनी जलापूर्ति के लिए अपने शरीर में दैनिक आवश्यकता के लिए जल की काफ़ी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। यानी हम यह भी कह सकते हैं कि अगर जल की कमी हो जाती है तो भी ये जो जीव है चिंकारा ये बड़ी आसानी से अपना जीवन गुजार सकता है। तो बच्चों ने सबसे पहले मुलाकात की जीव चिंकारा से और महेश भैया से जानकारी प्राप्त की। अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं तो देखो पेड़ों पर उन्हें जगह जगह बहुत से बंदर दिखाई दिए जो एक दूसरे की पूंछ पकड़कर मस्ती कर रहे थे। बच्चों ने देखा कि बंदर का एक छोटा बच्चा माँ से चिपक गया और उसकी माँ उसे लेकर के दूसरी डाल पर कूद गई। यानी चिंकारा के बाद में जो अगला जीव उनको नजर आया वो था बंदर, और बंदरों का एक पूरा समूह वहां उन्हें नजर आता है जिसमें छोटे बड़े नर मादा हर प्रकार के बंदर उन्हें देखने को मिलते हैं। तभी बंटी कहता है देखो वह देखो एक बंदर दूसरे बंदर की जुएं निकाल रहा है। और बच्चों हम यहाँ देख पा रहे हैं उसी बंदरों के समूह को जो कितनी मस्ती कर रहा है। चिंकारा और बंदरों से मिलने के बाद में अब उनकी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और देखो फिर प्रकाश कहता है उधर देखो वह गाय और हिरण जैसा कौन सा जानवर है। यानी बच्चों उन्हें अब आगे बढ़ने पर एक ऐसा जानवर दिखाई देता है जिसमें गाय और हिरण जैसे गुण थे। यानी कि उन्होंने ऐसा कैसे कहा कि देखो वो गाय और हिरण जैसा, या तो गाय होगी या हिरण, परंतु ऐसा जीव जिसमें इस दोनों जीवों के इन दोनों जानवरों के गुण उन्हें दिखाई देते हैं। तो देखो फिर सेजल कहती है हाँ देखो इनमें कुछ बड़े व गहरे नीले रंग के हैं और कुछ भूरे रंग के हैं। बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है यह जो जीव है जिससे अब बच्चे मिलने वाले हैं उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहली ये कि ये गाय और हिरण का मिला जुला रूप है, यानी कि इसमें गाय जैसे लक्षण भी हमें दिखाई देंगे, इसमें हमें हिरण जैसे लक्षण भी दिखाई देंगे। साथ ही साथ इनमें से कुछ गहरे बड़े नीले रंग के हैं और कुछ भूरे रंग के होंगे। और जैसा कि हम इमेज में यहाँ पर देख पा रहे हैं
देखिए बच्चों, इसके कान और मुख देखने पर लगता है जैसे ये हिरन होगा, परंतु इसकी जो साइज है, आकार है, उसको देख करके लगता है कि ये गाय होगी। तो ये जीव है कौन सा? तो महेश भैया ही बता सकते हैं। तो देखो आगे क्या होता है, फिर प्रकाश कहता है, यानी कि बच्चों प्रकाश भी इस जीव के बारे में जानता है। महेश भैया के बोलने से पहले ही प्रकाश ने बताया, क्या बताया? ये नीलगाय है। यानी बच्चों इस जीव का नाम है नीलगाय, जिसका जो कि मतलब जिसमें हम देख सकते हैं हिरन और गाय के समाहित रूप मिलते हैं, उसमें दोनों के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। उस जीव का नाम है नीलगाय। और साथ ही साथ देखो, जो भूरे रंग की दिख रही है वह मादा है और वह गहरे काले नीले रंग का नर है। प्यारे बच्चों, चिंकारा में हमने यह जाना था कि लंबे सींग वाला नर होगा, छोटे सींग वाली मादा चिंकारा होगी, जबकि नीलगाय में हम रंग के आधार पर यह पता कर पा रहे हैं कि जो भूरे रंग की है वह मादा है और गहरे काले नीले रंग का नर होगा। यानी रंगों के आधार पर हमने इनके लिंगों का पता किया कि ये किस कैटेगरी, किस लिंग में है, ये मादा है या फिर नर है। देखो बच्चों, ये कभी कभी खेतों में घुस जाते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर इमेज में हमें दिखाए गए हैं दो प्रकार की नीलगाय। अब आपको यह बताना है कि इन नीलगाय में से कौन सा नर है और कौन सी मादा होगी। तो देखो, ये वाला नर है और ये वाली मादा होगी। हमने जानकारी प्राप्त की ना इनके बारे में। तो चलो बच्चों, अब हम बच्चों के साथ आगे चलते हैं और पता करते हैं अगला जीव हमारा कौन सा आने वाला है। तो देखो, तन्वी कहती है, अरे देखो सूअर, और उनके सामने आता है काफी बड़ा एक विशालकाय सुअर। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं उस सुअर को, देखो कितना बड़ा है ना। इस सुअर को देखते ही तन्वी कहती है, अरे देखो कितना बड़ा सुअर है। तो बच्चों फिर महेश भैया बताते हैं, हाँ यह जंगली सुअर है। बच्चों, एक सुअर सामान्य सुअर होता है जिसे हम देख सकते हैं हमारे आसपास, कई बार देखा होगा ना आपने। परंतु जो जंगली सुअर होता है उसमें और सामान्य सुअर में काफी कुछ भिन्नताएं होती हैं। जंगली सुअर आकार में बड़े होते हैं, ताकतवर होते हैं। साथ ही साथ बच्चों, जो बड़े सुअर होंगे उनमें हम अतिरिक्त दांतों को भी देख सकते हैं जो बाहर की ओर निकले होंगे। यहाँ देखो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं ना, इसके अतिरिक्त दांत बाहर की ओर निकले हुए। तो महेश भैया क्या कहते हैं कि यह जंगली सुअर है, यह बहुत ताकतवर होते हैं और इनके झुंड भी खेतों में घुस करके नुकसान पहुंचाते हैं। यानी चाहे नीलगाय हो या फिर जंगली सुअर हो, ये वो जीव हैं जो खेतों में झुंड के रूप में घुसते हैं और खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ आप देख पा रहे हैं एक खेत में घुस चुके हैं जंगली सुअर, यानी यहाँ अब काफी नुकसान होने वाला है। तो चलो बच्चों, हमने जब इतने सारे जानवरों का ज्ञान प्राप्त किया है, उनकी अलग अलग विशेषताओं के बारे में जाना है, तो अब समय है कुछ आसान से अभ्यास प्रश्नों का अभ्यास करने का। तो शुरू करते हैं सोचिए और बताइए में। बच्चों ने अभ्यारण्य में चिंकारों का एक झुंड देखा। आपने किन किन जानवरों को झुंड में रहते हुए देखा है? कौन कौन से जानवर अकेले रहना पसंद करते हैं? बच्चों, यहाँ पर इस प्रश्न में हमसे कई सारे प्रश्न पूछ लिए। कैसे? एक तो हमसे ये पूछा है कि ऐसे कौन कौन से जानवर होंगे जो झुंड में रहेंगे, और साथ ही साथ हमें यह भी बताना है कि ऐसे कौन से जानवर होंगे जो झुंड में रहना पसंद नहीं करते। तो देखो, झुंड में रहने वाले जीवों या जानवरों में हम किन किन का नाम ले सकते हैं, जैसे बकरियां हो या भैंस हो, ये सब झुंड में रहना पसंद करती हैं। परंतु बच्चों, अगला हमसे पूछा है कि ऐसे कौन से जानवर हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं। जैसे शेर होता है, वह अकेला रहना पसंद करता है ना, या चीता, बाघ जैसे जानवर, तेंदुए जैसे जानवर झुंड में नहीं रहते, वो अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो कितनी आसानी से हमने इसका पता किया है। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, झुंड में रहने से जानवरों को क्या क्या फायदे होते हैं? देखो बच्चों, झुंड या समूह में रहना हर किसी के लिए उचित बात होती है। हम भी अगर समूह यानी संयुक्त परिवार में रहते हैं तो हमें भी काफी बड़ा फायदा होता है ना। वैसे ही जानवर अगर झुंड में रहते हैं तो उन्हें भी खूब फायदे होते हैं। जैसे उन्हें सुरक्षा का फायदा होता है। अगर अकेला जानवर कहीं जा रहा होता है तो जो शिकारी जानवर होते हैं
वो उस पर आक्रमण कर सकते हैं, उसे हानि पहुंचा सकते हैं। परंतु अगर उसी जानवर का झुंड हो और वो झुंड में जा रहा हो तो शिकारी जानवर उनसे दूर ही रहता है। यानी हम कह सकते हैं कि झुंड में रहने से जानवरों को सुरक्षा मिलती है, साथ ही साथ उनके जो बच्चे होते हैं उनका पालन पोषण भी बड़े उचित प्रकार से हो सकता है और भोजन पानी की खोज करने में भी उनको बड़ी आसानी होती है। तो ये सब वो फायदे हैं जो जानवरों को झुंड में रहने से प्राप्त होते हैं। तो देखा आपने, अभयारण्य की सैर करते हुए हमने कितने सारे जानवरों से मुलाकात की और इतने सारे जानवरों से मुलाकात करके उनकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की है। तो अब आगे क्या था, अब जो उनकी गाड़ी थी वो अभयारण्य में आगे बढ़ी जा रही थी। अब ये गाड़ी कहाँ पहुंचेगी, आगे उन्हें क्या क्या जीव दिखने वाले हैं, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होंगी, इसके बारे में बच्चों हम अगली कक्षा में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।